सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, दरिया सतलुज में भारत से आने वाले बैरलों में कमी नहीं आ रही है, जबकि मुल्तान समेत पंजाब के जुनूबी अज़ला दरिया चनाब के बढ़ते हुए पानी की वजह से शदीद सैलाब के खतरे से दो चार है और हुकाम शहरी इलाकों को डूबने से बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी कर रहे हैं। PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने कहा है कि मुल्तान में जलालपुर पीर वाला अब भी सैलाब के खतरे से दो चार है और जो पहला आबी रैला है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल तो रहा है लेकिन पानी उतर नहीं रहा, जबकि हेड तरेमो से आने वाला एक और रैला मुल्तान की जानिब बढ़ रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें NDMA की, उसने आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची में भी आज होने वाली बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर की है कि आज सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल की वजह एक है और वो है क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसा बहरान है जो हमारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों के सबसे ज़्यादा मुतासिर और कमज़ोर शुमार होता है। अगर हालिया महीनों की बात करें तो उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो बारिशें हुई हैं, फिर क्लाउड बर्स्ट हुए, इसके अलावा फ्लड्स आए, दरियाओं में तुग़यानी आई, इलाकों ज़िंदगियाँ मुतासिर हो चुकी हैं, हमारी ज़राअत तबाही का शिकार है, हमारी मईशत इस वक्त पिस कर रह चुकी है, हिल गई है। ये कोई पहला वाक़या है और बदकिस्मती से नहीं आखिरी है, क्योंकि हम गुज़िश्ता कई दहाइयों की बात करें तो उससे ये ट्रेंड जारी है, बल्कि अब तो इन वाक़यात के दरमियान एक गैप कम होता जा रहा है। क्योंकि आखिरी जो सैलाब था, ये सिचुएशन थी वो 2022 में आई थी, उससे पहले 2012 में आई थी, इसमें वक्त कम होता जा रहा है। और जो खुश्क साली है, सैलाब है, हीट वेव है, इन सब चीज़ों का, स्मोक का भी सामना पाकिस्तानी को करना पड़ रहा है। सिर्फ अगर इस साल की बात करें मानसून की तो उसमें 900 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पाकिस्तान एक मुनफरिद मुल्क है जिसका जो जोग्राफिया है वो समंदर की सतह से लेकर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 तक फैला हुआ है और यही जोग्राफिया हमारे लिए खुराक, तवानाई और ज़िंदगी का एक ज़रिया भी है। मगर बद इंतज़ामी, गैर मौसर इदारे और क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ इस नेमत को ख़तरे में डाल रही हैं। इंडस बेसिन जो हमारी ज़राअत और मईशत की रीढ़ की हड्डी है, आज पानी के ज़ख़ीरे की कमी, सैलाबी ख़तरात, माहौलियाती तबाही के धाने पड़ कर रहा है। दूसरी तरफ दुनिया ने इस मसले से निपटने के लिए जदीद तसव्वुरात मुतारिफ़ करवा दिए हैं, जैसे स्पोर्टेज और इसके अलावा ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ बारिश के पानी को ज़ाया करने के बजाय महफूज और इस्तेमाल किया जाता है। क्या पाकिस्तान भी अब इस आफत को, जिसे हम बारिश के नाम और सैलाब का नाम दे रहे हैं, इसको तबाही से मौके में बदलेगा और दुनिया ने जो जदीद मॉडल्स अपना रखे हैं उनसे सीख कर अपने शहरियों देहातों को महफूज कर सकता है? क्या हम अपने इदारों को मजबूत बनाकर, जंगलात लगाकर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आने वाले तूफ़ानों से बच सकते हैं? ये हैं वो सवालात जिस पर आज हम इस अहम शोबे के माहिरीन से बात करेंगे। किस तरह इस बड़े माहौलियाती चैलेंज को एक मौके में बदल सकता है, इस सूरत हाल में बात करें तो अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करूँगा। हमें ज्वाइन किया है वाटर रिसोर्सेज एक्सपर्ट डॉक्टर हसन अब्बास साहब और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपको बताएं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा मैं, पाकिस्तान के पास इतना बड़ा वाटर शेड इंडस बेसिन की सूरत में मौजूद है, हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? देखिए, इसका फ़ायदा हम इसलिए पूरी तरह से नहीं उठा सके क्योंकि हमने इस बेसन को लोकल तौर पे, मकामी तौर पे और इंडिजिनसली हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की अभी तक। हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा बाहर से आए और उन्होंने आके कभी हमारे दरिया पे कोलोराडो सिस्टम का मॉडल लगा दिया, कभी टेनेसी वैली का मॉडल लगा दिया, कभी दरिया नील का मॉडल लगा दिया, तो कभी फ़िरौन के ज़माने का जो है वो मेसोपोटामिया के ज़माने के मॉडल्स लगा दिए। जबकि इंडस एक बहुत ही मुनफरिद सिस्टम है। इस दरिया जैसा दरिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। देखिए, दरिया में पानी आने के 3-4 ज़राए हैं जो कुदरत ने बना रखे होते हैं।
एक बारिशें हैं, एक बर्फबारी है, एक ग्लेशियल मेल्ट है, और एक ग्राउंड वाटर फ्लो जो दरिया के बीच में आता है, जिसको हम बेस फ्लो कहते हैं। ये चार बेसिक सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी दरिया में पानी को लेके आते हैं। हमारे यहाँ जो दरिया सिंध है, इस पे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियल मास है जो इसको फीड करता है। एक बहुत ही रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग मूनसून इसमें पानी लेके आता है। हमारे यहाँ सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, और बेस फ्लो का जो सिस्टम इस दरिया में है, उसको तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें हाइड्रो जियोलॉजिकल मिरेकल कहा गया है। इतना और रोबस्ट ग्राउंड वाटर का सिस्टम जो इस दरिया के पेट के नीचे है, वो बहुत कम दरियाओं में जो है वो इस तरह से पाया जाता है। तो हमारी जो डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सिस्टम है जो कि ग्राउंड वाटर का है, हमने आज तक उसको देखने की भी जहमत नहीं की, और हमने सारे मॉडल्स वो लगाए हैं जो सिर्फ सरफेस फ्लो के साथ डील करते हैं। देखिए, सरफेस फ्लो में भी इंटरमिटेंसी है, ग्लेशियर फ्लो में भी इंटरमिटेंसी है, बारिशों में भी इंटरमिटेंसी है, लेकिन जो आपका ग्राउंड वाटर है वो हर वक्त हर टाइम पे आपके पास मौजूद होता है। इस सिस्टम में इंटरमिटेंसी नहीं है, और ये जो इंटरमिटेंट सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे ग्राउंड वाटर के साथ कनेक्टेड हैं और उसको रिचार्ज करते रहते हैं। ग्राउंड वाटर की हमारी स्टोरेज बहुत बड़ी है। अभी जो आप किसी बहुत बड़े डैम का भी तस्वर करते हैं, लाइक 5-6 मिलियन एकड़ फुट का जो डैम है, आपका ये जो एक्वाफर की स्टोरेज है ये 500-600 मिलियन एकड़ फुट के आपको पोटेंशियल देती है। तो हमने इस इतने बड़े पोटेंशियल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि हमें हमारे जो एडवाइज़र्स और हमने जो एक्सपर्ट्स बुलाए वो किराए के एक्सपर्ट्स थे। वो किसी न किसी प्रोजेक्ट के पीछे आते हैं, जो प्रोजेक्ट हमने उधार के पैसों से करना होता है, और फिर वो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई ना कोई सिस्टम बना के दे जाते हैं, और हमारा डेवलपमेंट मॉडल ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। वही दरिया जो हमारी लाइफ लाइन था, आज इन गलत डेवलपमेंट मॉडल्स की वजह से हमारे लिए एक जो है ना वो बाइस ज़हमत बना हुआ है। जबकि पानी का आना, दरियाओं का फैलना, इनका सुकड़ना, ये सब एक रहमत है, और इसके साथ हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है, इसके साथ हमारा एनवायरनमेंट इवॉल्व हुआ है, इसके साथ हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज इवॉल्व हुई हैं। और ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है। सोसाइटी के हिसाब से ये हज़ारों सालों का प्रोसेस है, और इकोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का साइकिल है। तो ये सिस्टम जो है, इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, हम कभी भी इसके ऊपर इम्पोर्टेड डेवलपमेंट मॉडल्स लगा के इसको ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट है। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो मौजूदा पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं, जिससे बस्तियों की बस्तियाँ, गाँव के गाँव डूब रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, ये वाकई में कुदरती आफत है या फिर कहीं ना कहीं कोई इंसानी गलती, जिसमें डिफोरेस्टेशन कह लें आप, या उससे फिर या फिर जो हमने आबी गुजरगाहों पर तामीरात कर ली हैं, ये है वजह? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज है या मौसमियाती तब्दीली, ये अब कुदरती नहीं रही, ये टोटली डिटर्मिन्ड बाय ह्यूमन फैक्टर है, जो कुछ ममालिक ने अनचेक ग्रोथ की, जिसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का ब्लैंकेट जो है वो डबल हो गया, यानी 200 पार्ट्स पर मिलियन से 420 पार्ट्स पर मिलियन पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन पहुंच गए। तो इसमें टोटली ह्यूमन फैक्टर मौजूद है। तो ये कुदरती आफत नहीं, अब ये मौसमियाती तब्दीली है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल कुछ चीजें मौसमियाती तब्दीली जो कि चंद ममालिक की वजह से हो रही है, उसकी वजह से हो रही है, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट, या पाकिस्तान या साउथ एशिया के खित्ते में मॉनसून का पैटर्न जो शिफ्ट कर गया है अचानक, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो डिजास्टर बढ़ रहा है उसमें हमारी कोताहियां हैं। बिल्कुल, हमने जंगलात इतने ज्यादा काट दिए, जिसकी मिसाल आपको ऐसे मिलती है कि गिलगित में जो ग्लेशियाई झीलें फट के नीचे आई, उसमें इतना गारा था, बर्फ से ज्यादा गारा मौजूद था। और वो गारा तभी आता है जब पहाड़ों पे जो सॉइल होती है वो अपनी ग्रिप खो देती है, और वो तभी खोती है जब दरख्त और जंगलात, पुराने जंगलात आप काट देते हैं। तो यहाँ हमारी गलती है। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जो है दरियाओं के रास्ते में कंस्ट्रक्शन कर रखी, बल्कि रास्ते में क्या, बीच में कंस्ट्रक्शन कर रखी है। दरिया का अपना रास्ता होता है, आबी गुजरगाह होती है, वहां पे फ्लड प्लेन होती है, वहां आप उसको तजावजात नहीं खड़ी कर सकते। वहां पे एनओसी कैसे इशू हो गए, हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, और अभी वहां पे जो तबाही हो रही है उसकी वन ऑफ द मेजर इश्यूज ये है। तो तीसरी बात ये
कि हमने अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अपग्रेड किया ही नहीं। हमारा हार्डवेयर जिसमें आपका ड्रेनेज आता है, आपकी एम्बैंकमेंट्स आती हैं, दरियाओं की सफाई आती है, डैम्स आते हैं, वो बहुत वीक है इस वक्त। इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर यानी कि हमारी एंटिसिपेटरी या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की अप्रोच नॉन एग्जिस्टेंट है, जो कि साबित होता है कि हमने जब इस दफा बजट भी बनाया उसमें से प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का बजट स्लैश कर दिया, माहौलियात में बजट स्लैश कर दिया। यानी हम इस चीज को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते कि मानसून स्पेल आने से पहले कुछ तैयारियां होती है। हमारी अप्रोच चाहे 2010-11 का सैलाब था, 22 का सैलाब था या अभी का सैलाब है, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन तक महदूद रहती है। प्रिपेयर्डनेस पे हम फोकस ही नहीं करते, तो यहाँ हमारी कोताहियां हैं। अब अर्बन फ्लडिंग में सिर्फ ड्रेनेज का फैक्टर नहीं आता बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट भी। आप अपने दरियाओं में ओपन डंपिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। चौक हो जाते हैं दरिया, ड्रेनेज चौक हो जाती है, फिर क्लाउड बस्ट जैसे मामला होते हैं, तो वो इतना हमारे शहर इस काबिल ही नहीं है कि उसको अडेप्ट कर सके। तो इन चीजों पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया। कराची में हर दफा मसला होता है, पोटोहार रीजन में इस दफा हम देख रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल कोताहियां हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज प्लस ह्यूमन फैक्टर, ये दोनों मामला की वजह से इंसानी गलती ज्यादा है। आपका पॉइंट है। डॉक्टर इमरान अहमद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो इंसानी गलती है, डॉक्टर ज़ैनब साहिबा के मौक़िफ़ से आप एग्री करेंगे। दूसरा ये कि दुनिया भर में जो मॉडल्स हैं, जैसे कि आयरलैंड की अगर बात करें तो वो भी समंदरी सतह से काफ़ी ज़्यादा नीचे है और बारिशें भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हुकूमतों ने इक़दाम किए। उस मॉडल को देखें, जो कोपनहेगन का जो स्मूथ सिटी मॉडल है, इसको पाकिस्तान के शहरों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा? शुक्रिया जी। पहले तो मैं जो हमारे दो लर्नड स्पीकर्स हैं मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ जो कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया इस बारे में। और वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि देखें जी, ये जो सिचुएशन इस साल की बनी है, इसमें हमें सबसे पहले बचाना किनको होता है? ह्यूमन है, कैटल है, सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके लिए बड़े शहर या छोटे शहर में हार्डली एवर प्लानिंग की गई है इन ऑल द प्रीवियस ईयर्स। और जहाँ कहीं पे प्लानिंग हुई भी है तो वो बड़ी पार्शल सी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आई लिव इन कराची, तो हमने भी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पे कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की कोशिश की थ्रू गवर्नमेंट ऑफ सिंध। टू सम एक्सटेंट वी वर सक्सेसफुल, बट इट इज़ नॉट ऑल ओवर कराची दैट एवरीबडी कैन एंजॉय अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। और स्पेशली इस साल की बारिश जो चाहे कराची में हुई है या पाकिस्तान में कहीं पे भी हुई है, उन सब में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम इसको केटर नहीं कर सकता था। हाँ, अगर हमारे पास इन सब शहरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होते तो ये पानी जो इतना देर तक यहाँ खड़ा रहा, शायद इतना देर तक खड़ा नहीं रहता और अपना रास्ता बना लेता अकॉर्डिंग टू द ड्रेनेज डिज़ाइन। तो मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमने इस पर बड़ा ओवरलुक किया है इस चीज़ को कि पानी जी खुद ही चला जाएगा और ऐसे नहीं जा सकता पानी, और हमने देख लिया। और हम सबक सीखते नहीं है, ना हमने 2010 में सबक सीखा, ना हमने 22 में सीखा, और अब 25 भी आ गया। तो और जब ये कोई चीज़ डेवलपमेंट की उसमें जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस नेशनल टीवी पे कहना अच्छा नहीं लगता कि करप्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है कि चीज़ हुई, बनी या नहीं बनी, ये कागज़ों में बन गई, और अगर बनी तो बड़ी वीक सिचुएशन में बनी। इट इज़ वेरी मच ट्रू। आई हैव बीन इन सिंध एंड बलूचिस्तान एंड आई हैव सीन ऑल दिस कि भाई ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऑनेस्टी, प्रॉपर डिज़ाइन एंड सम गुड एक्सपर्ट ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट चेंज का एक हिसाब किताब इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि हम कुछ सजेस्ट कर सकें और जो लोग फील्ड में काम करने वाले हैं वो उसको प्रॉपरली फॉलो कर सकें। तो तभी हम इस क्वेगमाइर से निकलेंगे। अदरवाइज हम हर साल इसी तरह टीवी पे बैठ के रोते रहेंगे कि जी इतने लोग मर गए और इतना नुकसान हो गया और ये हो गया। तो मेरा अपना ओपिनियन यही है कि वी शुड हैव अ प्लेटफॉर्म जिसमें हम सब कुछ टेक्निकल लोग, कुछ फील्ड के लोग, कुछ बैठ के हम कुछ बना सकें। प्रोविंशियल बेसिस पे या फेडरल बेसिस पे ये कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये मेरी सजेशन है टू अवॉइड दिस कैटास्ट्रॉफी इन फ्यूचर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है इमरान साहब का पॉइंट है। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं ये जो हम कच्चे के एरिया हैं, यहाँ पर आबादियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, फिर जो दरियाओं की जो गुजरगाहें हैं उन पर जो तामीरात हैं,
ये बड़ी वजह बनती हैं सैलाब की, और इनका खात्मा किस तरीके से मुमकिन है? इदारे किस तरह इनको को मुतबादल दे सकते हैं? देखिए, ये जो आबादियाँ बनती है ना, ये सिम्टम है। इस सिम्टम के पीछे एक कॉज है जिसको हमने डिटरमिन करना है, और उस कॉज को एलिमिनेट करना है, तो खुद ब खुद ये बात हो जाएंगी। वो जो कॉज है ना इसकी, वो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने बनाए अपने दरियाओं के ऊपर। स्पेशली इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमने पूरे इंडस बेसन के बीच में बड़े बड़े डैम बना दिए। इसकी 6 बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, और 6 बड़ी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर 6 बड़े डैम बने हुए हैं। उन डैम्स ने छोटे छोटे फ्लड्स को एलिमिनेट कर दिया, और ये बड़े बड़े दरिया जो हैं छोटे छोटे नालों में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पेशली जो आपके ईस्टर्न रिवर्स हैं जिन्होंने इस दफ़ा पंजाब में तबाही मचाई है, स्पेशली सतलुज और रावी। जब आप एक बड़ा डैम बना देते हैं तो छोटे सैलाब एलिमिनेट हो जाते हैं, और फिर 10-10, 20-20, 30-30 साल गुजर जाते हैं, 50 साल गुजर जाते हैं, फ्लड आता ही नहीं है। और फिर जो लोग उसके इर्द गिर्द रहने वाले होते हैं वो देखते हैं यार ये छोटा सा नाला चल रहा है, इसकी इतनी जगह क्यों खाली है। तो एक टेंडेंसी होती है उस जगह के ऊपर आने की, उस पर कब्ज़ा करने की, उसको इस्तेमाल करने की, और फिर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और यहाँ तक के लोग आबाद हो जाते हैं। लेकिन वो दरिया का रास्ता था। आज भी आप सैटेलाइट इमेजेस पे देखें तो रावी, चनाब और ब्यास का भी एक ओल्ड बेड पाकिस्तान में से गुजरता है, पंजाब में से। जितना आपका सैलाब है वो अपने सैटेलाइट इमेजेस इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि वो उसी रास्ते के बीच में है, उससे बाहर नहीं निकला। वो दरिया का पुराना रास्ता था। प्रॉब्लम ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो छोटे सैलाबों को जब एलिमिनेट करते हैं तो बड़े सैलाब को ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। हम एक ऐसे वाक़ये से पाकिस्तान में भी गुजर चुके हैं जब 1992 के फ्लड्स में हमें अचानक झेलम के डैम के गेट खोलने पड़े, ये मंगला डैम के, और पूरा शहर हमने डुबो दिया। उस वक्त भी 1000 कैजुअलिटीज़ हुई थी। और क्योंकि बिल्कुल ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब का पॉइंट है, हमारे पास मुतबादिल बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर ज़ैनब साहब, आप क्या समझती हैं? पाकिस्तान में हर साल सैलाब आते हैं, इदारे और हुकूमत ज़्यादातर हमारे रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। क्या मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत को फौरी और तवील मुद्दती? देखिए, अगर अभी भी मतलब ये इतने सारे सैलाबों के बाद अभी भी, जैसे मैंने बताया कि दिस ईयर्स मॉनसून वो टोटली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट चेंज थी, अभी भी अगर हम रिएक्टिव अप्रोच पे ही रहेंगे तो देखिए एक सैलाब आता है और आप 30 साल पीछे चले जाते हैं। आपकी डेवलपमेंट कहाँ जाती है, आपकी तरक्की किधर जाती है, आपका जीडीपी किधर चला जाता है। अभी कितनी ज्यादा आपकी जो राइस बेल्ट है अफेक्ट हो गई, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट हो गया। हमने कभी भी देखिए, ज़राअत को हम कहते हैं हमारी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है, लेकिन वही सबसे ज्यादा निगलेक्टेड सेक्टर है। आपकी इंडस्ट्री सप्रेस हो जाती है, उसकी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो इस वक्त आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। 20 साल 50 साल स्ट्रैटेजी बनाइए। और इसके अलावा आप ये देखें कि आपको अपनी ज़राअत को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। किसान आपका तबाह हो गया, वो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, उसकी रेजिलियंस अब इतनी नहीं है, आपकी ज़राई ज़मीन तबाह हो रही है। आप देखें कि किसान को रिस्क इंश्योरेंस कैसे देनी है, उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ क्लाइमेट अडेप्टेशन के प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल ठीक है, अपनी ज़राअत को बचाना होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनानी होगी। इमरान साहब, आपका भी मैं शॉर्ट पॉइंट चाहूंगा, मुझे कोई ब्रेक पर जाना है, वो ये कि अगर आपको हुकूमत को एक फौरी तौर पर कोई तवील मुद्दती मशवरा देना हो तो क्या होगा? देखिए, तवील मुद्दती मशवरा तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है इस वक्त। हमें इस वक्त तो जो आज इस फ्लड्स को अवॉइड करने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, स्पेशली इस वक्त जो सिंध में हो रहा है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन तो वही है कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके, जो अभी मोहतरमा ने भी कहा कि हम जब तक 20-25 साल 30 साल की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे प्रॉपर, हम किसी तरह इस चीज़ से नहीं निकल सकते। और ये तो नेचर का सिस्टम है जो हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट 100% श्योर कि इतना ही बारिश होगी और इतना ही पानी आएगा। लेकिन उसकी प्लानिंग तो हम अपने हिस्टोरिकल डाटा से कर सकते हैं ना। तो हमारा, और ऐसा नहीं है कि अभी आज से 50 साल पहले शायद हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, हम तबाही को मौके में बदल सकते हैं और मौकों में बदल कर ही हम सूरत हाल से बच सकते हैं। इमरान साहब, डॉक्टर हसन अब्बास साहब, डॉक्टर ज़ैनब साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, इसराइल ने अपनी तारीख को एक बार फिर से दोहराया है। एक और आज़ाद मुल्क की जो हुदूद है उसमें दाखिल होकर उसने हमला किया
और वहाँ पर मौजूद हमास के रहनुमा जो अमन के लिए वहाँ पर मौजूद थे, मुज़ाकरात के लिए वहाँ मौजूद थे, उन्हें निशाना बनाया। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। बताया तो ये जा रहा था कि इसराइल और हमास की जंग ख़त्म होने वाली है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बारे में इशारा दे रहे थे। वो बता रहे थे कि इसराइल की तरफ से हामी भर ली गई है कि हम जो अपॉइंटर सामने आए हैं उन पर इत्तेफाक करेंगे। हमास ने ऑलरेडी कर दिया है, तो अब जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज सब कुछ उसके बरक्स हुआ। एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली हमले ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया। ये पहला मौका है जब इसराइल ने कतर के अंदर बराह रास्त कार्रवाई की है। लेकिन इसराइल की रिवायत यही है, कतर के अंदर तो पहली बराह रास्त कार्रवाई की, उससे पहले ईरान में भी कर चुका है, वो लबनान में भी कर चुका है, फ़लस्तीन में ऑलरेडी जारी है। तो वो मुल्की हुदूद जो है वो उनको पामाल करना इसराइल का वतीला है। इत्तलात के मुताबिक दोहा के जो मरकज़ी इलाके हैं, कटारा बताया जा रहा है इस इलाके का नाम है, यहाँ पर एक इमारत को निशाना बनाया गया जहाँ हमास की आला क़यादत इजलास में मौजूद थी और उसमें एक सीनियर लीडर के भी शहीद होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। खलीलुल हैया नाम बताया जा रहा है इन सीनियर लीडर का, जो इसराइल की जानिब से दावा भी किया गया है, ताहम हमास की जानिब से अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन इसराइल ने कहा कि ये एक आज़ादाना ऑपरेशन था, जबकि कतर ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया। कतर के वज़ीर ख़ारजा का इस पर शदीद मौक़िफ़ सामने आया, उर्दन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया। दीगर इस्लामी ममालिक भी इस मामले पर कतर का साथ दे रहे हैं। क्या ये जो मामला है, ये जो जंग है, ये मज़ीद फैल रही है, ये सुकड़ नहीं रही है? इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार असद निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर कमर चीमा साहब, सीनियर दिफ़ाई तज्ज़ियाकार माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। बताया तो बिल्कुल यही जा रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि ये जंग रुकने वाली है, ख़त्म होने वाली है, लेकिन आप क्या समझते हैं अब ये जो आज हुआ, जो कुछ किया दोहा के अंदर इसराइल ने, इससे जंग मज़ीद फैल रही है? अब जंग ये कतर तक आ गई? आई थिंक अगर देखा जाए तो इस वक्त जो रीजन है हमारा, साउथ एशिया से लेके वेस्ट एशिया तक, इसमें दो गुंडे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, एक मूडी है साउथ एशिया में और नेतन्याहू है वेस्ट एशिया में। और मेनली अगर आप देखें तो बल्क ऑफ जो इस्लामिक वर्ल्ड का हार्ट है, इसके दोनों फ्लैंक्स बनते हैं। पहले भारत ने कोशिश की पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की, और यही बेसिकली एक बहाना बना के, और लेकिन उसको रोका तब गया जब पाकिस्तान ने मिलिटरी रिस्पॉन्स किया। अभी आ जाते इस पे जो इसराइल की पॉलिसी, इसको दाइवा पॉलिसी कहते हैं, 1948 से राइज है, बेन गोरियन के टाइम की, कि फ़लस्तीनी जब भी एक नस्ल तैयार हो तो यू मो डाउन, जिस तरह बेसिकली कटिंग द ग्रास होती है। दाइवा मीन्स कटिंग द ग्रास, मोइंग द ग्रास। और आप देखें, चाहे वो बच्चे हैं, ख़वातीन है या लीडरशिप है, दे हैव टारगेटेड ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत है, इसी तरीके से या शनवार का असैसिनेशन है विद इन गजा। और अभी जो है दोहा में जो आई थिंक इस टोटल वायलेशन, ये एक नया नॉर्मल सेट करने की कोशिश की जा रही है कि लेट्स से अगर कोई उनको नापसंद है शख्स कहीं भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके साथ इसराइल के अपने भी कोई रिलेशनशिप है, कि दे विल गो एंड स्ट्राइक। और मेरे ख्याल में अभी जो है पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, और शायद जो है खाली जो है मजम्मत करने से काम नहीं चलेगा। आई थिंक दिस हैज टू बी स्टॉप मिलिटरीली। मेरी अपनी ओपिनियन है, जिस तरह ईरान ने रिस्पॉन्स किया था, चाहे अरब लीग हो या लेट्स से GCC है, फिर वहाँ पे डेफिनेटली एक इस्लामिक फोर्स की कमांड है, एंड देन कम्स द OIC, जो आपने फिजिकली रोकना है, वरना देखें दिस विल बिकम अ रूटीन। कल टर्की को स्ट्राइक कर देगा, और इसका मतलब है कि देयर इज नो बेसिकली लेट्स से रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ बॉर्डर्स, और जो मर्जी करे दंदनाते थे। भारत को पाकिस्तान इस तरह रोका था, मेरे ख्याल में इसराइल को स्टॉप करना चाहिए। बाकी ये बात जरूर है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, सीज फायर की बात हो रही थी, डिस्पाइट के गजा को दे हैव फ्लैटेंड इट। मेरी कैलकुलेशन में 6 हिरोशिमा के बॉम्ब्स के बराबर ऑर्डिनेंस डिलीवर हो चुका है आप किलोटन में मेजर करने, और मेरे ख्याल में 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, लोग बरेड हैं, बच्चे रोजाना शहीद हो रहे हैं, उनको स्टाफ किया जा रहा है, पानी, प्यास और भूख से शहीद किया जा रहा है। तो ये सारी दुनिया देख रही है। अरब वर्ल्ड हैज टू नाउ रियलाइज कि ये नया नॉर्मल होगा। तो आई थिंक इट्स पॉलिसी ऑफ, आई वुड से, साइलेंस ऑफ द लैम्स, कि जी हमारी बारी नहीं आएगी, आपको कसाई जबर करता जाएगा, एंड आई थिंक कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी इस्लामिक वर्ल्ड। तो दे हैव टू नाउ, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस अटैक। ये बस सिर्फ मजम्मत से नहीं है जी, ठीक है, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं शायद क़यादत बच गई है, कुछ खबरें ये हैं कि उसमें नुकसान हुआ है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट ये मेहमान थे,
कतर के और एक अमन के लिए एफर्ट हो रही थी। इसको अंडरमाइन करना, इसका मतलब गुंडागर्दी को आप बेसिकली फरोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया ब्रिगेडियर साहब। असद निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो इसराइल ने हमला किया है कतर के दारुल हुकूमत दोहा के इलाके कटारा में और हमास की क़यादत को निशाना बनाया है, ये हमास की क़यादत तो टारगेट उनका था ही, साथ ही क्या कतर को भी दबाव में लेना था? क्यों कतर बहुत ज़्यादा सालिसी के लिए कोशिशें कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसके अंदर जो 2-3 एलिमेंट्स हैं उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक तो अमेरिकन एलिमेंट जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक वाइट हाउस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है अभी मुतवक्के है, जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी या किसी वाइट हाउस के नुमाइंदे की तरफ से आया है। अलबत्ता 2 यूएस ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया कि हमें इस अटैक से पहले पता था। अब इसके अंदर ये भी एक रियलिटी है कि कतर के अंदर अमेरिका की बहुत बड़ी बेस है और कतर अमेरिका के साथ एक ना सिर्फ एक मिलिट्री एलाय है बल्कि उसके अलावा उनके एक बिजनेस ताल्लुकात जो हैं वो भी है, ट्रेड ताल्लुकात भी हैं। तो ऐसी कतर की सरजमीन पे इस किस्म का हमला होना जो है ये बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी था। इस अटैक के बारे में ये बात जो है ये की जा रही है कि ये कई महीनों से प्लान हो रहा था और इसको अटैक कहना आता होगा, मेरे ख्याल में तो ये एम्बुश था, क्योंकि यहीं पे पीस टॉक्स हो रही थी और यहीं पे अटैक किया गया। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अब अमेरिकन जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जब वाजे होगा और पता चलेगा तो वहां से सारी कहानी जो है वो आगे चलेगी। उसके अलावा जो सारे मामलात पिछले हम कुछ देर से देख रहे हैं, जो पीस टॉक्स और बाकी चीजें, वो सारी इस वाकये के बाद रद्द हो जाती हैं। इजराइल का कोई भी प्रोग्राम नहीं है किसी किस्म की पीस टॉक के अंदर दाखिल होने का और किसी किस्म का सीज फायर करने का। ये आज ये जो वाकया हुआ है ये इस चीज़ की मिसाल है, इसको सब लोगों को नोट कर लेना चाहिए। और इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पे वो ममालिक जो कतर के एलाइज हैं, आप यूएई की मजम्मत देख लें, सऊदी अरेबिया की देख लें, वो बहुत वाजे हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं। अब ये एक ब्लैंकेट अप्रूवल तो नहीं दिया जा सकता ना दुनिया के अंदर एक मुल्क को कि जी आप जिधर आपका दिल करे आप जाके अटैक कर लें और उसके बाद आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म के मामलात हैं जिनके अंदर हम दाखिल हो गए हैं और इसके बाद जो इसका रद्द-ए-अमल बाकी मुल्कों की तरफ से आएगा वो मजम्मत की हद तक नहीं रह सकता। मैं हमारे जो गेस्ट उनसे एग्री करता हूँ, ये किसी किस्म की एक फिजिकल और किसी भी काइनेटिक तरीकेकार से इसकी जवाब देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जंग मजीद फैल रही है, ये रुकेगी, खत्म नहीं हो रही। हर मुल्क इससे मुतासिर होगा और जहां पे ये नहीं हो सकता ना जी इजराइल सोचे कि जी हमारे मुल्क के दुश्मन जो है वो यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं, वहां पे हम अटैक कर सकते हैं। ये बड़ी एक संजीदा बात है और इसको तमाम जो एलाइज हैं उनको अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए और रखेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इसके अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स का मौकफ है वो बहुत अहम है कि वो इस चीज को कैसे डील करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक की मोर और लेस कंफर्म्ड रिपोर्ट्स है कि उनको इस चीज की एडवांस एक इतलात थी। अगर इतलात थी बिल्कुल ठीक है, यानी कि आलमी ताकतों को लूप में लेकर ये सब कुछ किया गया। असद निज़ामी साहब, जैसे आपने बताया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कतर का ये मौक़िफ़ है कि ये हमला उनकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, ज़ाबितों की भी खुली खिलाफ वर्जी है, बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। आप समझते हैं कतर इस मामले पर कोई कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर सकता है? कोई ऑप्शन है कतर के पास? देखिए, कानूनी रास्ता क्या होगा कतर के पास? एक ही रास्ता है और वो रास्ता है क्या वो रिटेलिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता, और वो डेफिनेटली नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि कुछ महीने पहले जब आपको याद होगा कि ईरान ने अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, बेसिस पे हमला किया, तो अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है उसने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। तो अभी क्यों रिस्पॉन्ड नहीं वो कर सके, या ऐसा क्या था वहाँ पे कि वो सिस्टम और वो बेसिस जो हैं वो बिल्कुल खामोशी से देखती रही? क्योंकि उनको पता तो था कि एक मिसाइल जो है वो हिट हो रहा है, कर रहा है, और हर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टाइल होता है उसका सिग्नेचर होता है और अमेरिकन फोर्सेस को डेफिनेटली उसका पता होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब कतर क्या करेगा? कतर ने तो अपने तमाम डिप्लोमेटिक ऑफिसेज हमेशा खोल के रखे, अमेरिका को और इजराइल को, हमास को, सबको जो है वो हेल्प किया ताकि वो किसी रास्ते की तरफ चल पड़े। लेकिन अब जिस तरह पैनलिस्ट पहले कह रहे थे कि कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इजराइल का दिल करता है सीरिया पे हमला कर देता है, लेबनान पे, इराक पे, ईरान पे, कतर पे, किसी और मुल्क से भी वो दरेग नहीं करता हमला करने को। तो अब देखना ये है कि क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं, क्या इसकी कोई रेलिवेंस या कोई वैल्यू रह गई है?
आपको पता है इस महीने यूएन जनरल असम्बली का सेशन होने वाला है और इजलास होने वाला है, और उसमें तमाम बैनुल-अक़वामी लीडर्स जाएंगे और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इजराइल चाहता है कि ऐसे हालात ही पैदा ना हो कि कोई स्टेट रहे, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वेस्ट बैंक से फ़लस्तीनियों को निकाला जा रहा है, उनके घर डिमोलिश किए जा रहे हैं। इजराइल चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए वो जो एथनिक क्लिनजिंग की बात हो रही थी कि गज़ा के अंदर, उसके ऊपर भी वो काम करना चाहता है कि या तो इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए, कहीं पे और शिफ्ट कर दिया जाए, और इस तरह की अप्रूवल या इस तरह का जो माइंडसेट है वो उनका नज़र आ रहा है। लेकिन देखना यह है कि अरब लीग, जीसीसी, ओआईसी ये क्या करेंगे। क्या जो रिसेंटली इब्राहिम अकॉर्ड 1 हुआ था, क्या अरब वर्ल्ड या पर्टिकुलरली जीसीसी इसको, कतर पे जो हमला है इसको जीसीसी पे हमला समझती है या कि सिर्फ कतर पे ही हमला समझती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरा ख्याल है कि शायद कतर भी लंबा चौड़ा इस मसले को परसू ना करे, और वो ये समझते हुए कि ये क्योंकि हमास पे हमला हुआ है, गो के इसमें कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, वो कोई लंबा चौड़ा इस पे परसू नहीं करेगा और दे विल लेट इट गो। ब्रिगेडियर साहब, दोहा में जो इसराइली हमला हुआ, इसके बाद आप समझते हैं पूरे मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है, पूरे मिडिल ईस्ट की सलामती है, उसको खतरा लाहक हो चुका है? आई थिंक इसमें आई एग्री विद कमर चीमा साहब के रिस्पॉन्स से शायद ना आए, लेकिन वी कैन ऑलवेज प्रपोज। देखें, अगर ये न्यू नॉर्मल सेट हो जाता है, पहले तो अगर आप देखें इसराइल की बेसिकली एक पेरिफेरी है जिसमें इमीडिएट नेबरहुड है, चाहे वो उर्दन है, चाहे सीरिया है, इस तरीके से लेबनान है जो फिजिकल बॉर्डर। फिर इजिप्ट के साथ कैंप डेविड के बाद इनकी सेटलमेंट हो गई थी, लेकिन बाय एंड लार्ज वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन ज्यादा किए। फिर आप देखिए एक्सपैंड किया, ईरान को उसमें शामिल किया, लेकिन ईरान की एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप रही है, एक हिस्ट्री रही है, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जो जैसे हूतीज हैं या हिजबुल्ला या कताइब हिजबुल्ला इराक में। लेकिन कतर तो बेसिकली आई वुड से इट वाज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पीस, या कह लें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक सेंटर बना हुआ। तालिबान के साथ अमेरिका का पैचअप कराया गया, इसी तरीके से बड़ा एक्टिवली उन्होंने इस चीज को परसू किया है। दे आल्सो आई थिंक प्रॉब्ली अब्राहम अकॉर्ड को भी इंडोर्स किया। लेकिन इस तरह के लेट्स से ममालिक जो खित्ते में अमन के लिए एक आई वुड से कलीदी या पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं, उनको अगर आप टारगेट करते हैं तो इसका मतलब है कि then you have no basically regard. That's why I say कि ये जो कानून है या इंटरनेशनल लॉ है, ये रूल बेस्ड ऑर्डर की बात होती है, ये सिर्फ पावरफुल के लिए है। जिस तरह पाकिस्तान ने आई थिंक भारत को जवाब दिया था, दैट्स द ओनली वे, डिस्पाइट के एसिमेट्रिकली इंडिया हमसे ज्यादा बड़ी पावर है, लेकिन हम फिर इस पर लड़ पड़े थे बिकॉज जब सॉवरेनिटी की बात हो तो आपने रोकना और फिर हमने रोका उनको। तो मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है कि अगर जीसीसी की मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें इन टर्म्स ऑफ वेपन सिस्टम, हाईटेक वेपन सिस्टम, किस चीज का फिर डर है। मतलब 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को आप शहीद कर चुके हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की हिपोक्रेसी है। तो मेरे ख्याल में देयर इज आई थिंक ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज अ मिलिट्री सोल्यूशन। इसका एक रिस्पॉन्स अल्टीमेटम भी दिया जा सकता है, देयर कुड बी डिक्लेरेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेज। आप मिस्र से अगर आप शामिल करें, इजिप्ट माशाल्लाह इज आई थिंक इस्लामिक वर्ल्ड में शायद 2nd 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री है। इसके बाद सऊदी अरेबिया के पास है, कतर की अपनी मिलिट्री पावर है, इसके बाद फिर इनको गारंटीज हैं दैट से अमेरिका की। तो किधर गई ये चीजें जो हैं? तो मेरे ख्याल में इट हैज टू बी डन। और नेतन्याहू और मोदी आई थिंक दोनों ये 2 गुंडे हैं, पीपल शुड एक्चुअली गेट रिड ऑफ इट। इंटरनेशनल सिस्टम इज एक्चुअली फेड अप ऑफ देयर शेनानिगन्स और इनकी जो आई वुड से फाशिस्ट पॉलिसीज है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, नेतन्याहू और मोदी दोनों गुंडे ही हैं, दोनों की सोच भी एक ही जैसी है। असद निज़ामी साहब, अब जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इसका सोल्यूशन मिलिट्री है या फोर्सली, कम से कम, या आप उन्हें कम से कम थ्रेट तो दें। आप क्या समझते हैं? ओआईसी की जानिब से हमेशा ही मजम्मत तो की गई है इजरायली कार्रवाइयों के, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। अब वक्त है अमली तौर पर भी इक़दाम उठाने का? जी बिल्कुल। देखिए अगेन वो वाली बात है कि ये मामलात जब बहुत क्लोज टू होम हो जाए, अब देखें दोहा कतर की में अटैक करना एक इस किस्म की स्टेटमेंट है जी कि हम हमारे पास किसी किस्म का कार्ड ब्लांच है कि हम तमाम दुनिया के अंदर जहां हमें लगे हमारी सॉवरेनिटी थ्रेटेड है या हमारी सिक्योरिटी थ्रेटेड है, हम आपकी सॉवरेनिटी जो है उसको डिमिनिश करके हम अंदर घुस के आपको मार सकते हैं। अब इजराइल जो है एक रिलेटिवली वेल इक्विप्ड मिलिट्री फोर्स है जिनके पास तमाम चीजें, वरना भी अटैक ना कर सकते। अब ये अगेन उस रीजन जहां पे इन्होंने आज अटैक किया, उस खित्ते को, उस जगह को एक थ्रेट है।
और जाहिर है उसका जवाब जो है वो अगर मिलिट्री रिस्पॉन्स हुआ है तो उसको मिलिटरीली आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बात जो है ये अंडरस्टूड है। हाँ, मसला ये कि जो अगर आप इसका मुआवजा करें इंडिया पाकिस्तान की वॉर से, वो दो मुल्क थे जो कि आपस में एक जंगी सूरत हाल में थे और हमें जाहिर है वो फिर एक किस्म की वॉरफेयर चला। बट इसके अंदर काफी और मुल्कों को और जगहों को मिलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम ये डिस्कस करते हैं कतर की मिलिट्री माइट उस तरह की नहीं है। लेकिन निजामी साहब, कतर इन्वॉल्व हुआ, बीच में दूसरे मुल्क इन्वॉल्व होते हैं तो वो खुद भी इसका शिकार हो जाते हैं। कतर मुसलसल सालिसी की कोशिश कर रहा है। खैर वो भी शिकार होते हैं, लेकिन अब यही वाली बात है ना जी कि आप अपनी आप कैसे फ्री रन देंगे किसी एक ऐसे मुल्कों की जी उनके दिल में जो है वो कर लें। जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर जो यूएस इंटरफेरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो ये चीज बहुत अपेरेंट है कि उनको पता था, अगर तो पता था और करने दिया दैट थिंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल असद साहब को पॉइंट आया। वक्त थोड़ा सा कम है। कमर चीमा साहब, आपका भी पॉइंट लेना चाहूँगा। अमेरिका को पहले से एतमाद में लेने की बात की गई है। खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को पहले इन्फॉर्म कर दिया था, एतमाद में ले लिया था। तो अब आप क्या समझते हैं, इससे खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो आपको किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? दूसरी तरफ अगर कतर की बात करें तो वहाँ पर एक अमेरिकी फ़ौजी अड्डा भी है पहले से। देखिए जवाद साहब, जो अमेरिकन सोर्सेज ये बात कर रहे हैं कि हमें तब पता चला था जब मिसाइल ऑलरेडी हवा में थे, और वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते थे उस वक्त। सो इट मीन्स के अमेरिकन को ऑलरेडी पता था, लेकिन ये भी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो अपने कतरी दोस्तों को जो है वो इंगेज करने के लिए कि हमें उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। जाहिर बात है अमेरिका की बेसिस जहाँ पे मौजूद हों और अगर एक अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन से या किसी भी डायरेक्शन से मिसाइल आता है तो ऑटोमेटिकली उनको अंडरस्टैंड वो उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। बहरहाल लगता तो ये है कि वंस फॉर ऑल जो पॉलिटिकल प्रोसेस था वो भी खत्म हो गया, डिप्लोमेटिक प्रोसेस भी खत्म हो गया है। अब इजराइल जो है वो सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन देख रहा है, नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब। खता कलामी की माज़ा का वक्त खत्म हुआ। ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब और असद निज़ामी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, जब तक तमाम इस्लामी ममालिक यकजान और यक ज़ुबान होकर एक मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे, ऐसे हमले होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।